रेड राइडिंग हुड। एक समय की बात है, एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी। सभी उसे छोटी रेड राइडिंग हुड बुलाते थे, क्योंकि वो हमेशा एक लाल कलर का कंटोप यानी कि हुड पहनती थी। वो हुड उसे उसकी नानी ने दिया था। लड़की अपनी नानी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन लिटिल रेड राइडिंग हुड की माँ ने कहा, ये टोकरी तुम्हारी नानी के लिए है। इसमें ब्रेड, बटर, केक और फल हैं। नानी की तबीयत खराब है, अगर वो ये खा लेगी तो थोड़ी ठीक हो जाएगी। पर याद रखना, रास्ते में किसी अजनबी से बात मत करना, यहाँ वहाँ घूमना मत, सीधे अपनी नानी के घर जाना। उसकी नानी जंगल के दूसरे तरफ रहती थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड टोकरी लेकर निकल पड़ी। लड़की जंगल से गुजर रही थी। अचानक उसके सामने एक बड़ा भेड़िया आया, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरी, क्योंकि वो जानती ही नहीं थी कि भेड़िया खतरनाक हो सकता है। कैसी हो लिटिल रेड राइडिंग हुड? भेड़िए ने पूछा। मैं ठीक हूँ श्रीमान भेड़िए। कहाँ जा रही हो? मैं अपनी नानी से मिलने जा रही हूँ, उनकी तबीयत खराब है। इस टोकरी में क्या है? इसमें मेरी नानी के लिए ब्रेड, बटर, केक और फल है। बहुत बढ़िया। तुम्हारी नानी माँ कहाँ रहती है? उसने भेड़िए को नानी के घर का पता बता दिया। अब दोनों साथ साथ चलने लगे। भेड़िए ने कहा, देखो कितने सुंदर फूल हैं, तुम्हारी नानी के लिए थोड़े से ले लो। लड़की ने देखा, फूल तो बहुत ही सुंदर थे। उसने सोचा, नानी ताजे फूलों को देखकर खुश हो जाएगी। अपनी माँ के मना करने के बावजूद वो फूलों को लेने दूसरी तरफ चली गई। जैसे ही वो फूल लेने घने जंगल में गई, भेड़िया वहां से सीधे उसकी नानी के घर चला गया। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? भेड़िए ने कहा, मैं हूँ लिटिल रेड राइडिंग हुड। मैं आपके लिए ब्रेड, बटर, केक और फल लाई हूँ। अरे वाह, दरवाज़ा खोलकर अंदर आओ, मैं बिस्तर से उठ नहीं सकती। भेड़िए ने दरवाज़ा खोला और घर के अंदर आ गया। उसने झपट कर नानी को निगल लिया। फिर उसने नानी के कपड़े पहने और बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद जब लिटिल रेड राइडिंग हुड नानी के घर पहुंची, तो उसने देखा दरवाजा खुला है। वो अंदर जाकर बिस्तर के पास गई। लिटिल रेड राइडिंग हुड को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने नानी को नमस्ते कहा, पर नानी ने जवाब नहीं दिया। उसकी नानी कुछ अलग दिख रही थी। ओ नानी, तुम्हारे कान इतने बड़े क्यों? ताकि मैं तुम्हारी मीठी आवाज और अच्छे से सुन सकूं, भेड़िए ने कहा। ओ नानी, तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी क्यों? ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं। ओ नानी, तुम्हारा मुंह इतना बड़ा क्यों? ताकि मैं तुम्हें पूरा निगल सकूं, भेड़िए ने कहा। भेड़िया गुर्राया और उसने झपट कर छोटी लड़की को पूरा निगल लिया। अब भेड़िए का पेट अच्छे से भर गया और वो नानी के बिस्तर पर खर्राटे लेने लगा। तभी एक शिकारी वहां से जा रहा था। उसने सोचा, ये बूढ़ी औरत इतनी जोरों से खर्राटे क्यों ले रही है? उसने अंदर देखा तो क्या,
एक भेड़िया बिस्तर पर खर्राटे ले रहा था। शिकारी को कई दिनों से इस भेड़िए की तलाश थी। शिकारी अपनी बंदूक उठाकर उसे मारने ही वाला था कि उसे ख्याल आया, शायद बूढ़ी औरत इसके पेट में अभी जिंदा हो। शिकारी ने एक कैंची उठाई और भेड़िए का पेट काटा। अचानक लिटिल रेड राइडिंग हुड भेड़िए के पेट से कूद के बाहर आई। शिकारी ने और थोड़ा पेट काटा और नानी को बाहर निकाला। लड़की ने बहुत सारे पत्थर भेड़िए के पेट में डाल दिए और फिर उसका पेट सी दिया। जब भेड़िया उठा, वो पेट दर्द के मारे भागने लगा, पर पत्थरों के वजन से गिर पड़ा। शिकारी ने अपनी बंदूक से गोली चलाई और उसे मार गिराया। तीनों ने केक खाकर खुशी मनाई, क्योंकि भेड़िए का खतरा अब टल गया था। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने ये तय किया कि अब वो जंगल में यहाँ वहाँ नहीं घूमेगी और हमेशा अपनी माँ की बात मानेगी। बांसुरी वादक पाइड पाइपर। कई सालों पुरानी बात है। जर्मनी में हैमलिन नाम का एक सुंदर सा गांव था, जहां लोग खुशी और शांति से रहते थे। एक दिन हैमलिन पर चूहों ने हमला बोल दिया। हैमलिन वासी इस हमले के लिए खुद ही जिम्मेदार थे। उन्होंने अपना गांव साफ नहीं रखा, हर तरफ कचरा फैला हुआ था। अब तो गांव में चूहों का ही राज था। घर में, सड़कों पर, स्कूलों में, बाजार में वो हर तरफ थे। हैमलिन वासियों ने चूहों से छुटकारा पाने के लिए बिल्लियां लाई, पर कुछ असर नहीं हुआ। बिल्लियां कम थीं और चूहे बहुत ज्यादा। चूहों ने बिल्लियों को भगा दिया। अब लोग लाचार हो गए थे। वो हर दिन गांव के बीचों बीच जमा होकर चर्चा करते रहते थे, उपाय ढूंढने का प्रयत्न करते थे, पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक दिन हमेशा की तरह गांव के बीचों बीच सारे गांववासी और मुखिया चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए। अचानक वहां एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आया। वो लंबा था, दुबला था और उसकी नाक कुछ ज्यादा ही लंबी थी। उसने रंग बिरंगी कपड़े पहने हुए थे, एक लंबी टोपी और लंबे जूते भी पहने हुए थे। उसने मुखिया से कहा, मेरा नाम पाइड पाइपर है। चूहों को भगाना मेरी खूबी है। मैंने सुना है आपके गांव पर चूहों ने हमला बोल दिया है। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, पर मेरा इनाम क्या होगा? मुखिया ने कहा, मैं तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दूंगा। उसने अपनी बांसुरी निकाली और एक अजब धुन बजाई। पलक झपकते ही चूहे जमा होने लगे। ये देखकर लोग चकित हो गए। धुन बजाते हुए उसने चलना शुरू किया। हजारों चूहे गांव की हर गली से निकल निकल कर उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो गांव से बाहर निकला, चूहे भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गए। पाइड पाइपर लगातार बांसुरी बजाते हुए नदी की ओर निकल पड़ा। चूहे उस धुन से सम्मोहित होकर उसके पीछे जा रहे थे।
इसी सम्मोहन में सारे चूहे नदी में कूदकर मर गए। गांव के लोग मिलकर खुशी मनाने लगे। पाइड पाइपर ने उन्हें चूहों से छुटकारा दिला दिया था। पाइड पाइपर ने मुखिया के पास जाकर इनाम की मांग की, पर मुखिया के मन में लालच आ गया। उसने कहा, तुमने तो गजब का काम किया, शुक्रिया, पर मुझे लगता है 5,000 सोने के सिक्के कुछ ज्यादा हैं। मैं तुम्हें सिर्फ 500 सोने के सिक्के दूंगा। अब पाइड पाइपर क्रोधित हुआ, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। उसने अपनी बांसुरी निकाली और दूसरी अजब धुन बजानी शुरू की। गांव के सारे बच्चे उसके पीछे जाने लगे। पाइड पाइपर गांव से निकलकर जंगलों में गायब हो गया। सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चले गए। वो सारे बच्चों को पहाड़ों की तरफ ले गया और उन्हें एक बड़ी गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। अब सारे लोग घबराकर मुखिया के पास गए। सारी गलती तुम्हारी है, तुमने उसे पूरा इनाम क्यों नहीं दिया? अब उसे ढूंढो और हमारे बच्चों को घर लेकर आओ। कुछ समय बाद पाइड पाइपर वापस लौट आया। मुखिया ने कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर इसकी सजा उन मासूम बच्चों को मत दो। मैं तुम्हें 5,000 सोने के सिक्के देने का वादा करता हूँ। मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है, मुझे पहले मेरा इनाम दो। मुखिया ने उसे 5,000 सोने के सिक्के दे दिए। पाइड पाइपर सबको लेकर गुफा के पास गया। उसने सभी बच्चों को आजाद कर दिया। सारे लोग खुश हो गए। पाइड पाइपर अपने इनाम के साथ वहां से चला गया। रॉबिन हुड। एक समय की बात है, इंग्लैंड के राजा रिचर्ड को युद्ध पर जाना था, तो उन्होंने अपने छोटे भाई राजकुमार जॉन को राज्य संभालने के लिए कहा। जॉन एक दुष्ट आदमी था। जॉन और उसके फौजदार ने गरीबों से बहुत सारा राजकर बटोरना शुरू किया। जो लोग राजकर नहीं दे पा रहे थे, उन्हें कैद खाने में डाला जाता था। उनके खेत, घर छीन लिए जाते थे। राजकुमार जॉन के राज में अमीर ज्यादा अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब होने लगे। रॉबिन हुड नाम का एक जवान लड़का शेरवुड जंगल के पास नॉटिंघम गांव में रहता था। वो राजकुमार जॉन के अत्याचार देखते देखते बड़ा हुआ था। वो एक महान धनुर्धारी था। उसने सोच लिया कि वो गांव के गरीब लोगों की मदद करेगा। उसे पता था कि राजकुमार जॉन की सेना से लड़ना मूर्खता होगी। उसने सोचा कि वो छुप छुप कर जॉन की सेना पर हमला करेगा और लोगों की मदद करेगा। उसने अपने लोगों की छोटी सी टोली बनाकर जंगल से गुजरने वाले अमीरों पर हमला करके उन्हें लूटना शुरू किया। वो लूट में मिले पैसों और दूसरी कीमती चीज़ों को गरीबों में बांटता था। धीरे धीरे रॉबिन हुड अमीर और गरीब दोनों में मशहूर हो गया। व्यापारी और अमीर जंगल से यात्रा करने से डरने लगे। सभी व्यापारियों ने रॉबिन हुड के खिलाफ राजकुमार जॉन से शिकायत की। राजकुमार ने फौजदार से कहा, जरा देखो ये कौन है। फौजदार ने सैनिक इकट्ठा करके शेरवुड जंगल में रॉबिन हुड की खोज शुरू की, पर वो उसे ढूंढ नहीं पाए। और दूसरी तरफ
रॉबिन हुड व्यापारी और राजकुमार के आदमियों को लूटता चला गया। राजकुमार जॉन ने रॉबिन हुड के सिर पर बड़ा इनाम रखा, पर असर नहीं हुआ। किसी ने फौजदार को रॉबिन हुड के तीरंदाज होने की खबर सुनाई। अब फौजदार ने रॉबिन हुड को पकड़ने की एक योजना बनाई। फौजदार ने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की। उसे पूरा यकीन था कि रॉबिन हुड इसमें जरूर हिस्सा लेगा। रॉबिन हुड के दोस्त लिटिल जॉन ने कहा, रॉबिन, ये फौजदार की चाल है तुम्हें पकड़ने के लिए। सभी जानते हैं तुम एक महान तीरंदाज हो। तुम्हें प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। ओ लिटिल जॉन, मैं जानता हूं कि ये एक जाल है, पर हम वहां भेस बदल कर जाएंगे ताकि कोई हमें पहचान ना सके। अगले दिन रॉबिन हुड, लिटिल जॉन और उनके दोस्त प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे। एक एक करके सभी ने तीरंदाजी की। अब रॉबिन हुड की बारी आई। उसने निशाना लगाकर लक्ष्य साध लिया। उसके तीनों तीर लक्ष्य के बिल्कुल बीचों बीच लगे। लोग इस अनजान तीरंदाज की तारीफ करने लगे। फौजदार ने अपने सभी सैनिकों से कहा, वो रॉबिन हुड है, उसके जैसा निशाना कोई नहीं लगा सकता। जाओ और जाकर उसे पकड़ लो। फौजदार की आज्ञा पर सैनिकों ने रॉबिन हुड को पकड़कर राजकुमार के सामने खड़ा किया। राजकुमार ने उसे मौत की सजा सुनाई। तभी अचानक लिटिल जॉन और उसके साथियों ने राजकुमार पर हमला किया। उसके गर्दन पर तलवार रखी और रॉबिन हुड को छोड़ने की मांग की। राजकुमार ने फौजदार से कहा कि रॉबिन हुड को छोड़ दे। रॉबिन हुड और उसके सभी साथी सही सलामत शेरवुड लौट आए। दिन बीतते गए। एक बार रॉबिन हुड और उसके साथी जंगल में बैठे थे। वहां से कुछ बूढ़े लोग गुजर रहे थे। उनके पास सोने के सिक्के थे। रॉबिन हुड ने उन्हें रोका। एक बूढ़े आदमी ने कहा, ये सोना महाराज रिचर्ड के लिए है, हम उनके दोस्त हैं। रॉबिन हुड ने उन्हें जाने दिया और कहा, महाराज रिचर्ड के दोस्त, वो हमारे दोस्त। एक बूढ़े आदमी ने अपना कंटोप उतारा। वो खुद महाराज रिचर्ड थे। रॉबिन हुड और उसकी टोली महाराज रिचर्ड को देखकर खुश हुई। उन्होंने महाराज को राजकुमार और फौजदार के बारे में बताया कि किस तरह वो दोनों गरीब जनता को परेशान करते थे। महाराज रिचर्ड ने कहा, मैंने भी उनके बारे में कई किस्से सुने हैं, पर अब मैं लौट आया हूँ। अब मैं देश का सारा कारोबार अपने हाथ में लूँगा। तुम चिंता मत करो। महाराज रिचर्ड ने महल जाकर जॉन और उसके फौजदार को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। रिचर्ड ने रॉबिन हुड को अपनी गरीब जनता की रक्षा करने के लिए शुक्रिया कहा। रॉबिन हुड ने राजा को वचन दिया कि वो हमेशा उसके काम आएगा। उस दिन के बाद रॉबिन हुड और उसके लोग शेरवुड में सुख से रहने लगे। मोची और बौने आदमी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ा मोची अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत ही सुंदर जूते बनाता था। पर अब गांव में जूतों की कई दुकानें खुल चुकी थी। अब मोची का कारोबार ज़्यादा नहीं चल रहा था। उसे बहुत ही कम पैसे मिलते थे। फिर भी वो और उसकी पत्नी खुश रहते थे। एक दिन तो मोची के पास
जूतों के लिए नया चमड़ा खरीदने को भी पैसे नहीं थे। उसके वर्कशॉप में सिर्फ एक चमड़े का टुकड़ा बचा था। अब उसे चिंता होने लगी, पर उसकी पत्नी ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसने चमड़े का टुकड़ा उठाया और सोचा, शायद आज मैं आखिरी जूते बना रहा हूँ, तो आज मैं सबसे अच्छे जूते बनाऊंगा। उसने चमड़े को ध्यान से काटा। शाम हो चुकी थी। वो थक गया था। उसने कटा हुआ चमड़ा मेज पर ही छोड़ दिया। कल सुबह जल्दी उठकर जूते पूरे कर दूंगा, ये सोचकर वो वर्कशॉप बंद करके घर चला गया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वो वर्कशॉप गया ताकि जूते पूरे कर सके। पर वर्कशॉप के अंदर जाते ही वो चकित रह गया। अरे ये क्या? ये जूते किसने बनाए और ये कितने सुंदर हैं? उसने अपनी पत्नी को बुलाया और जूते दिखाए। वो जूते देखकर बहुत खुश हुई। अरे तुम तो कलाकार हो, जरा देखो इन्हें, ये कितने सुंदर हैं। पर ये मैंने नहीं बनाए। क्या तुम्हें यकीन है ये तुमने नहीं बनाए? तुम बूढ़े हो रहे हो, शायद तुम इन्हें बनाकर भूल गए हो। मुझे ठीक से याद है, मैं सिर्फ चमड़ा काटकर मेज पर रख के गया था, पर अब देखो किसी ने जूते सिलाए हैं। आशा करता हूँ मुझे इसके अच्छे दाम मिलेंगे। वहाँ से गुजरते हुए एक आदमी को वो जूते पसंद आए। उसने मोची को अच्छे पैसे देकर जूते खरीद लिए। अरे इतने पैसों से मैं 2 जूते और बना सकता हूँ। उसने बाजार जाकर नया चमड़ा खरीदा और बचे हुए पैसों से अनाज, तरकारी वगैरह खरीदी। घर जाकर उसने पत्नी को अनाज दिया और वर्कशॉप में जाकर वो चमड़ा काटने लगा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी वर्कशॉप में आई। सुनो, घर चलो, खाना खाने का समय हो चुका है। बस 1 मिनट चमड़ा काट लूं ताकि मैं सुबह जल्दी उठकर काम शुरू कर सकूं। चमड़ा काटने के बाद उसने उन टुकड़ों को मेज पर रखा और वर्कशॉप बंद करके घर चला गया। अगले दिन जब उसने वर्कशॉप खोली, वो चकित हो गया। आज मेज पर जूतों के 2 सुंदर जोड़े रखे हुए थे। उसने पत्नी को बुलाया। इस बार उसे यकीन हुआ, कोई सचमुच हमारी मदद कर रहा है। बाजार जाकर इन्हें बेच दो। वो बाजार गया। उसे उन जूतों के बहुत अच्छे पैसे मिले। उसने इस बार ज्यादा चमड़ा खरीदा। दोपहर के खाने के बाद वो वर्कशॉप गया। उसने चमड़ा काटना शुरू किया। शाम को उसकी पत्नी वर्कशॉप में आई। क्यों ना कल की तरह तुम इस चमड़े को टेबल पर रख दो, ताकि हमें पता चले क्या आज भी कोई हमारी मदद करेगा। देखते हैं रात को क्या होता है, कौन हमारी मदद करता है। आज रात हम पता लगा कर रहेंगे। वो दोनों मेज के नीचे छुपकर देखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने देखा 2 बौने खिड़की से अंदर आए। वो सीधे मेज की तरफ जाकर जूते बनाने लगे। वो मोची के लिए जूते बना रहे थे, पर उनके पैरों में जूते नहीं थे। उनके कपड़े और टोपियां पुरानी और फटी हुई थी। उनकी छोटी छोटी उंगलियां होशियारी और तेजी से काम कर रही थी। जल्द ही उन्होंने सुंदर जूतों के अनेक जोड़े बनाए। अपना काम खत्म करके वो तुरंत खिड़की से कूद के गायब हो गए। मोची और उसकी पत्नी ने उनके काम की तारीफ की। पत्नी ने कहा,
ये छोटे प्यारे से बौने कई दिनों से हमारी मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी उनकी सहायता करनी चाहिए। क्यों ना हम उनके लिए कुछ अच्छा करें? हम उनके लिए अच्छे कपड़े, जूते और टोपियां बनाएंगे। पति मान गया। उन्होंने बाजार से कपड़ा और चमड़ा खरीदा। उन्होंने सुंदर टोपियां, जूते और पोशाक बनाए। मैं बहुत खुश हूँ। मैं उनकी प्रतिक्रिया देखना चाहती हूँ। उस रात उन्होंने सारे उपहार मेज पर रख दिए और दोनों छुप कर देखने लगे। हमेशा की तरह बौने खिड़की से कूदकर अंदर आ गए। जब उन्होंने छोटे जूते, टोपियां और पोशाक देखी तो वो चकित और आनंदित हुए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो भाई, हमारे लिए नए कपड़े, टोपियां और जूते। उन्होंने तुरंत सब कुछ पहन लिया। उसके बाद वो मेज पर खुशी खुशी नाचने कूदने लगे। कुछ समय बाद दोनों खिड़की से कूदकर गायब हो गए। मैं बहुत खुश हूँ। छोटे बौनों को हमारा उपहार बहुत पसंद आया। उस दिन के बाद वो बौने कभी वापस नहीं आए। मोची और उसकी पत्नी हर रात उनका इंतजार करते थे, पर वो नहीं लौटे। मोची ने फिर से सुंदर सुंदर जूते बनाना शुरू किया। पति पत्नी सुख से रहने लगे। भेड़िया और बकरी के बच्चे। एक समय की बात है। एक जंगल में बकरी और उसके 7 बच्चे रहते थे। जंगल के बीचों बीच उनका लकड़ी का घर था, जिसके चारों ओर घास और पेड़ थे। बकरी के बच्चे हमेशा उस घास में उछल कूद करते और भागते रहते थे। बकरी का ध्यान हमेशा अपने बच्चों पर रहता था, क्योंकि आसपास जंगली जानवर रहते थे। एक दिन भेड़िए ने उन बच्चों को देखा। वो उन पर नजर रखने लगा। अगले दिन हमेशा की तरह बच्चे बाहर खेल रहे थे और माँ उन्हें देख रही थी। बकरी को झाड़ियों में कुछ हलचल दिखी। उसने ध्यान से देखा। उसे एक बड़ा भेड़िया दिखा। उसने तुरंत अपने बच्चों को बुलाया और कहा, यहाँ एक भेड़िया है, चलो घर के अंदर चलो। अगले दिन उसे बाजार जाना था। उसने अपने बच्चों से कहा, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, कुछ भी हो सकता है। अजनबी के लिए दरवाज़ा मत खोलना। बच्चों ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, हम किसी को भी अंदर आने नहीं देंगे। माँ बाजार के लिए निकल गई। बच्चों ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जैसे ही माँ घर से निकली, भेड़िया घर के पास गया। उसने सोचा, आज तो मज़े हैं, स्वादिष्ट छोटी छोटी बकरियां मिलेंगी। भेड़िए ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं कुछ भूल गई हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोलो। बकरी के बच्चे बहुत होशियार थे। नहीं, ये हमारी माँ नहीं है। माँ की आवाज़ इतनी रूखी नहीं है। चले जाओ दुष्ट भेड़िए, हम जानते हैं कि तुम हमारी माँ नहीं हो। ये सुनकर भेड़िए को गुस्सा आया। वो दौड़कर किराने की दुकान पर गया। उसने शहद की बोतल उठाई। उसने कहीं सुना था कि शहद आवाज़ को मीठा बनाता है। उसने सारा शहद निगल लिया। वो दौड़ते हुए बकरी के घर पहुंचा। उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया और कहा, बच्चों, मैं आ गई। क्या तुम सब ठीक हो? मैंने अभी उस दुष्ट भेड़िए को यहाँ से गुजरते हुए देखा।
जल्दी दरवाजा खोलो। सबसे छोटा बच्चा दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा, पर बड़े भाई ने उसे रोक लिया और कहा, रुको, मुझे देखने दो। उसने नीचे झुककर देखा। उसे 2 बड़े काले पंजे और नुकीले नाखून दिखे। तुम हमारी माँ नहीं हो, निकल जाओ भेड़िए। ओहो, इन बच्चों को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। भेड़िए ने कुछ सोचा। वो दौड़कर आटा पीसने वाली चक्की पर गया। वहां आटे में कूद गया। अब सर से लेके पांव तक वो सफेद दिख रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूं, दरवाजा खोलो। आवाज तो माँ जैसी ही है और पैर भी सफेद है। इस बार बच्चे भेड़िए के चंगुल में फंस गए। उन्होंने दौड़कर दरवाजा खोल दिया, पर उन्हें एक भयानक भेड़िया हंसते हुए दिखा, जो अपने शरीर से आटा झटक रहा था। बच्चे डर के मारे भागने लगे। वो यहाँ वहाँ छुपने लगे, एक पलंग के नीचे, एक टेबल के नीचे, एक बड़े बर्तन के अंदर, एक अलमारी में, एक भट्टी के अंदर, और सबसे छोटा वाला बड़े घड़ी के अंदर जा छुपा। मेरा स्वादिष्ट खाना, बाहर आओ, मैं तुम्हें बिना दर्द दिए खाऊंगा। एक के बाद एक उसने सारे बच्चों को ढूंढ लिया। भेड़िए ने सभी बच्चों को पूरा निगल लिया। सिर्फ घड़ी के अंदर छुपा हुआ बच्चा बच गया। भेड़िया वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद बकरी घर आई। दरवाजा खुला देखकर वो डर गई। सारा घर बिखरा हुआ था और उसके बच्चे गायब थे। बकरी रोने लगी, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो? तभी छोटा बच्चा बाहर आया। वो माँ से लिपटकर रोने लगा और सारी बात बताई। बकरी ने कहा, चिंता मत करो, हम उस भेड़िए को सबक सिखाएंगे। जल्दी से सुई धागा और कैंची उठाओ। वो दोनों भेड़िए को ढूंढने बाहर निकल गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें भेड़िया दिखाई दिया। वो नदी के किनारे सो रहा था। बकरी ने कैंची से भेड़िए का पेट काटा और एक एक करके सारे बच्चों को बाहर निकाल लिया। अब उसने बहुत सारे पत्थर भेड़िए के पेट के अंदर डाल दिए और पेट सी दिया। भेड़िया बड़ी देर तक सोता रहा। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली। भेड़िए को बहुत प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए पानी के पास गया। जैसे ही वो पानी पीने झुका, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पानी में जा गिरा। पेट में बहुत सारे पत्थरों का वजन होने के कारण वो पानी में डूब गया। बकरी और उसके बच्चे ये सब देख रहे थे। अब बच्चों पर जो खतरा था वो टल गया था। बकरी और उसके बच्चे खुशी खुशी घर लौट आए। बूढ़ी औरत और कद्दू। बहुत पुरानी बात है। सखू नाम की एक बूढ़ी औरत थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव के चारों तरफ घना जंगल था। सखू बूढ़ी जरूर थी, पर बड़ी चतुर थी। सखू बिल्कुल अकेली रहती थी। उसकी एक बेटी थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। वो जंगल के दूसरी तरफ रहती थी। एक दिन सखू ने सोचा, क्यों ना बेटी के यहाँ चली जाऊं। उसने अपनी बेटी के लिए तरह तरह का खाना बनाया।
उसने खाना एक थैली में भरा और अपना सफर शुरू किया। वो जंगल से गुजर रही थी। जंगल घने पेड़ों से और खतरनाक जानवरों से भरा था। कुछ देर चलने के बाद वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। आराम करने के बाद उसने सोचा, चलो अब थोड़ा खाना खा लेती हूँ। जैसे ही उसने खाने का डिब्बा खोला, उसे झाड़ियों में कुछ आवाज सुनाई दी। उसने देखा सामने एक बड़ा भेड़िया खड़ा था। सखू मन ही मन बहुत डर गई, पर उसने अपना डर नहीं दिखाया। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सखू बड़ी चतुर थी। उसने कहा, आगे बढ़ो और खा लो। मैं तो वैसे ही बूढ़ी और कमजोर औरत हूँ, मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगी। पर एक बात है, अगर अभी तुमने मुझे खाया तो तुम्हें सिर्फ बूढ़ी हड्डियां ही मिलेंगी। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, वहाँ कुछ दिनों तक रहूंगी। अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाऊंगी, मेरी तबीयत तंदुरुस्त हो जाएगी, तब तुम मुझे खाना। भेड़िए ने सोचा, ये तो सही कह रही है, पर तुम पक्का वापस आओगी ना? मुझ पर भरोसा रखो। भेड़िए ने उसे जाने दिया। सखू ने फिर से अपना सफर शुरू किया। आगे जाते ही उसे एक बाघ मिला। बाघ ने सोचा, अरे वाह, सामने से इतना स्वादिष्ट भोजन खुद चलकर आ रहा है। आज तो खाने का मजा ही कुछ और होगा। ए बूढ़ी औरत, चल भगवान को याद कर, अब मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। सखू ने ठान लिया कि जैसे उस भेड़िए को मूर्ख बनाया, वैसे ही इसके साथ करूंगी। हे बड़े बाघ, आगे बढ़ो और खा लो। मैं तो वैसे ही बूढ़ी और कमजोर औरत हूँ, मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगी, पर तुमसे एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। क्या है? जल्दी बोलो, मुझे भूख लगी है। अगर अभी तुमने मुझे खाया तो तुम्हें सिर्फ बूढ़ी हड्डियां ही मिलेंगी। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, वहाँ कुछ दिनों तक रहूंगी। अच्छा और स्वादिष्ट भोजन खाऊंगी, मेरी तबीयत तंदुरुस्त होगी, तब तुम मुझे खाना। तुम्हें मैं मूर्ख दिखता हूँ कि अपना भोजन मैं अपने हाथ से जाने दूँ? ठीक है, अब तुम्हें बूढ़ी हड्डियां ही खानी है तो आगे बढ़ो। बाघ ने कुछ समय विचार किया। क्या तुम वापस आने का वादा करती हो? तुम मुझ पर विश्वास रख सकते हो। बाघ ने उसे जाने दिया। सखू फिर से बेटी के गांव की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसने एक शेर देखा। इंसान को देखकर शेर बड़ा ही खुश हुआ। आज का दिन बहुत अच्छा है, आज तो लज्जतदार भोजन मिलेगा। हे बूढ़ी औरत, जल्दी से भगवान को याद करो, अब तुम मेरा भोजन बनने वाली हो। सखू ने फिर सोचा, भेड़िए और बाघ की तरह इसे भी मूर्ख बनाती हूँ। हे जंगल के राजा, आगे बढ़ो और मुझे खा लो,
मैं तो वैसे भी बूढ़ी और कमज़ोर औरत हूँ, मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगी, पर मैं एक विनती करना चाहती हूँ। चुप रहो, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ। मेरी तरफ देखो, मैं कितनी कमज़ोर हूँ, मुश्किल से खड़ी हो पा रही हूँ। अगर अभी मुझे खाओगे तो तुम्हारे मुंह में सिर्फ बूढ़ी हड्डियाँ होंगी। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, वहाँ कुछ दिनों तक रहूँगी, अच्छा खाना खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, फिर तुम मुझे खा लेना। तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो मुझे खा लो। शेर ने कुछ समय विचार किया। तुम वापस आने का वादा करती हो? सखू ने कहा। मुझ पर विश्वास रखो। शेर ने उसे जाने दिया। भगवान को शुक्रिया कहकर सखू बेटी के घर की तरफ निकल पड़ी। जंगल पार कर वो ठीक ठाक अपनी बेटी के घर पहुंची। उसकी बेटी उसे देखकर बहुत खुश हुई। सखू ने अपनी बेटी को साथ लाया हुआ खाने का डब्बा दिया। माँ बेटी ने खुशी से भोजन किया। सखू ने बेटी को जंगल वाला किस्सा सुनाया। भगवान की दया से तुम ठीक ठाक पहुंच गई, अब यहाँ आराम से रहना। सखू ने अपनी बेटी के घर कुछ दिन बिताए, अच्छा खाना खाया। वो अब हट्टी कट्टी हो गई थी। कुछ दिनों बाद सखू ने सोचा अब अपने घर जाना चाहिए। यहाँ अच्छा समय बीता, पर अब मुझे लौटना होगा। पर भेड़िया, बाघ और शेर के ख्याल से वो डर गई। सखू की बेटी भी अपनी माँ की तरह ही चतुर थी। चिंता मत करो माँ, मैं कुछ सोचती हूँ। उसने अपने बगीचे से एक बड़ा कद्दू लिया, उसे अंदर से खाली किया। उसने माँ से कहा, जाते वक्त इस कद्दू के अंदर बैठकर जाना। अगर तुम्हें कोई भी जानवर मिले तो उनसे कहना, कौन है ये बुढ़िया? मुझे नहीं पता, कद्दू मेरे दौड़ लगा। सखू ने कद्दू के अंदर बैठकर अपना सफर शुरू किया। रास्ते में उसे शेर मिला। शेर ने पूछा, ए कद्दू, क्या तुमने कोई बूढ़ी औरत देखी है? उसने कुछ दिनों बाद लौट आने का वादा किया था। कद्दू ने कहा, कौन है ये बुढ़िया? मुझे नहीं पता, कद्दू मेरे दौड़ लगा। शेर ने कद्दू को जाने दिया। आगे जाकर उसे बाघ मिला। दौड़ते हुए कद्दू को देखकर बाघ चकित हो गया। ए कद्दू, क्या तुमने किसी बूढ़ी औरत को देखा है? कद्दू ने कहा, कौन है ये बुढ़िया? मुझे नहीं पता, कद्दू मेरे दौड़ लगा। बाघ ने कद्दू पर विश्वास किया और उसे जाने दिया। कुछ दूरी पर उसे भेड़िया दिखाई दिया। ए कद्दू, क्या तुमने किसी बूढ़ी औरत को देखा है? वो कुछ दिनों में वापस आने का वादा करके गई थी। कद्दू ने जवाब दिया, कौन है ये बुढ़िया? मुझे नहीं पता, कद्दू मेरे दौड़ लगा। और भेड़िए ने भी उसे जाने दिया। सखू अपने गांव की तरफ आराम से बढ़ने लगी। उसने भेड़िया, बाघ और शेर को मूर्ख बनाया। कुछ समय चलने के बाद
आखिर वो अपने गांव पहुंच गई थी। उसकी चतुर बेटी ने अपनी माँ की जान बचाई थी। सखू अपना जीवन सुखी सुखी बिताने लगी। साहसी राजकुमारी। शिवालय नाम के राज्य पर राजा हरिसेन राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम था रानी चंद्रावती। राजा और रानी सदा दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे। एक दिन रानी ने एक सुंदर सी राजकुमारी को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम वीरा रखा। राज्य के सभी लोग राजकुमारी के आने की खुशियां मना रहे थे। राजकुमारी बड़ी होने लगी। राजा ने उसे पढ़ाई लिखाई के साथ घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला फेंकना और कई तरह की विद्या सिखाई। जल्द ही राजकुमारी एक कुशल योद्धा बन गई। सभी शांति और खुशी से जीवन बिता रहे थे। एक मंत्री समाचार लाया कि पड़ोसी राजा उन पर आक्रमण करने वाला है। राजा काफी बूढ़ा हो चुका था। उसने राजकुमारी वीरा से सेना का नेतृत्व करने को कहा। जब पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया, शूर राजकुमारी उन पर बरस पड़ी। शत्रु पर तेजी से हमला करके युद्ध जीत लिया। सारे राज्य ने राजकुमारी के जीत की खुशी मनाई। पड़ोसी राजा एक राजकुमारी से हार जाने के कारण बेहद परेशान था। वो जान चुका था कि राजकुमारी और उसकी सेना के सामने वो टिक नहीं पाएगा। उसने अपने भाई केतु से मदद मांगने की ठान ली। केतु एक दुष्ट जादूगर था। दोनों भाइयों ने मिलकर सोच लिया कि केतु राजमहल में घुसकर राजा और रानी को बंदी बना लेगा और फिर वो दोनों राजकुमारी से उसका राज्य मांग लेंगे। योजना के अनुसार अपनी जादुई शक्तियों के प्रयोग से गायब होकर केतु ने राजमहल में प्रवेश कर लिया। उसने राजा के कक्ष में जाकर राजा और रानी को बंदी बना लिया। उसने दोनों को बांध कर रखा। राजकुमारी और उसके सैनिकों ने दोनों को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वो सफल नहीं हुए। केतु ने वीरा से कहा, अगर वो अपने माता पिता की सलामती चाहती है तो अपना राज्य मेरे भाई को दे दे। राजकुमारी को अपने माता पिता की चिंता होने लगी। उसने तुरंत अपने सारे मंत्रियों को बुलाया। सभी सोचने लगे कि राजा और रानी को कैसे बचाया जाए। तभी एक बूढ़े मंत्री ने कहा, दूर पहाड़ों के पीछे एक जादुई प्राणी रहता है, वो शायद हमारी मदद कर सकता है। राजकुमारी तुरंत उस जादुई प्राणी की खोज में निकल पड़ी। कई दिनों तक लगातार घुड़सवारी करते हुए वो उन पहाड़ों के पार पहुंची जहां वो जादुई प्राणी रहता था। राजकुमारी ने कहा, हे महान जादुई प्राणी, क्या आप मेरे माता पिता को बचाने में मेरी सहायता करेंगे? मैं तुम्हारी मदद एक शर्त पर करूंगा। तुम्हें मुझे लड़ाई में हराना होगा। राजकुमारी ने चुनौती स्वीकार की। वो जोर लगाकर लड़ी, पर वो जादुई प्राणी को हरा नहीं पाई। पर वो जादुई प्राणी राजकुमारी की युद्ध कौशल से बहुत प्रभावित हुआ। जादुई प्राणी ने कहा, हे निडर राजकुमारी, मैं तुम्हारी युद्ध कला से प्रभावित हो गया हूँ। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तुम्हारे राज्य चलते हैं। राजकुमारी को अपनी पीठ पर बिठाकर
जादुई प्राणी उसके राज्य की तरफ उड़ने लगा। पर्वतों को पार करते हुए वो दोनों शिवालय पहुंचे। दोनों ने राजमहल में प्रवेश किया और राजा के कक्ष में पहुंच गए। जादुई प्राणी ने अपने शक्तियों से राजा और रानी को आजाद किया। जादुई प्राणी ने अपनी शक्तियों से आग बरसाई। दुष्ट जादूगर डर कर अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। राजकुमारी के सैनिकों ने जादूगर को कैद खाने में डाल दिया। उसकी सेना ने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके राजा और उसके सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने राजा को उसके भाई केतु के साथ कैद खाने में बंद कर दिया। इस तरह साहसी राजकुमारी ने अपने माता पिता के साथ कई सालों तक शिवालय पर राज किया। एलिस इन वंडरलैंड। एक समय की बात है। एलिस नाम की एक छोटी सी लड़की थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल आते रहते थे। एक दिन एलिस और उसकी बड़ी बहन एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उसकी बहन एक किताब पढ़ रही थी, पर एलिस बहुत तंग आ चुकी थी क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपनी दीदी से कहा कि किताब पढ़ना बंद करे और उसके साथ खेले, पर उसकी बहन ने एलिस को अनदेखा कर दिया और फिर से पढ़ने में जुट गई। तभी एलिस ने एक खरगोश को भागते हुए देखा। खरगोश भागते हुए खुद से बातें कर रहा था। अरे नहीं, मुझे देर हो रही है, अरे नहीं, मुझे देर हो रही है, और अपने बिल में गायब हो गया। अब एलिस के मन में तो बहुत सारे सवाल आते थे। बात करने वाले खरगोश को देखकर वो भी उसके पीछे दौड़ पड़ी और बिल के पास जाकर अंदर झांक रही थी। अचानक उसने अपना संतुलन खो दिया और बिल के अंदर गिर पड़ी। एलिस बहुत देर तक नीचे जा रही थी। कुछ समय बाद वो जमीन पर जा गिरी। वो एक बड़े से कमरे में पहुंच चुकी थी। उसमें एक छोटा सा दरवाजा था। एलिस ने खरगोश को दरवाजे से बाहर जाते देखा। एलिस को खरगोश के पीछे जाना था, पर दरवाजा छोटा था। मुझे दरवाजे के पार जाना है, पर कैसे जाऊं? दरवाजा तो बहुत छोटा है। अब क्या करूं? क्या मैं इस कमरे से कभी बाहर निकल पाऊंगी या यहीं फंसी रहूंगी? एलिस ने यहाँ वहाँ देखना शुरू किया। उसने कमरे के कोने में एक मेज देखा। मेज पर एक कांच की बोतल और चाबी थी। एलिस ने चाबी उठाई। वो बहुत प्यासी थी, तो उसने बोतल में भरा हुआ रस पी लिया और अचानक वो छोटी होने लगी। अरे वाह, मैं तो छोटी हो गई हूँ। अब मैं आसानी से इस दरवाजे से पार हो सकती हूँ। एलिस भागकर दरवाजे के पास गई। उसने चाबी से दरवाजा खोला। जैसे ही वो दरवाजे की दूसरी ओर गई, वो एक बड़े ही सुंदर बगीचे में जा पहुंची। वो बगीचे की सैर कर रही थी। तब अचानक वो खरगोश उसके सामने आ खड़ा हुआ। इस बार खरगोश ने एलिस से बात की। उसने बड़ी ही बदतमीजी से एलिस से कहा, मेरे घर जाओ और मेरा पंखा और दस्ताने लेकर आओ। एलिस को हैरानी हुई, ये खरगोश इस तरह से बात क्यों कर रहा था। फिर भी वो खरगोश के घर गई। जैसे ही वो उसके घर पहुंची, उसने देखा मेज पर दस्ताने और पंखा पड़ा हुआ था। उसने सामने रखा हुआ केक भी देखा।
वो बहुत भूखी थी। उसने सोचा क्यों न थोड़ा केक खा लूं। जैसे ही उसने केक खाया उसका आकार बढ़ने लगा। अरे नहीं, अब मैं इस घर से बाहर कैसे जाऊंगी? उसने थोड़ी देर सोचा, फिर वो अपने घुटने के बल झुककर जैसे तैसे बाहर निकली। जैसे ही वो बाहर निकली उसका आकार फिर से छोटा होने लगा। ओह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा आकार कम हो रहा है और बढ़ रहा है। क्या मेरा आकार फिर से सामान्य होगा जैसे यहाँ आने से पहले था? हाँ छोटी सी लड़की, जरूर होगा। उसने एक कैटरपिलर को एक लाल से मशरूम पे बैठे देखा। ये मशरूम खाओ। जी नहीं, शुक्रिया, पर क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? एक रास्ता मैड हैटर के घर की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता खरगोश के घर की तरफ। पेड़ पर बैठी बिल्ली ने एलिस से कहा। बिल्ली को धन्यवाद कहकर एलिस आगे चल पड़ी। एलिस ने सोचा, वो खरगोश तो बड़ा ही बदतमीज था, तो मैं मैड हैटर से मिलने जाऊंगी। वो मैड हैटर के घर के पास गई। मैड हैटर ने एलिस से पूछा, बताओ, मोर जूते क्यों पहनता है? एलिस ने कहा, मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए। मैड हैटर ने कहा, मुझे भी नहीं पता। अब एलिस बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तुम पागल हो, इसलिए सभी तुम्हें मैड हैटर कहते हैं। एलिस वहां से निकलकर रानी के महल जा पहुंची। सारे सिपाहियों ने ताश के पत्तों की पोशाक पहनी हुई थी। आप सबने ताश के पत्तों की पोशाक क्यों पहन रखी है? हमारी रानी की आज्ञा है, क्योंकि उन्हें ताश खेलना पसंद है। एलिस महल के अंदर गई और रानी से मिली। रानी परेशान थी क्योंकि उसका हीरो का हार कहीं खो गया था। रानी ने एलिस से पूछा, तुम कौन हो? एलिस ने रानी को सारी बातें बताई। रानी ने कहा, चलो मेरे साथ ताश खेलो, पर याद रखना तुम्हें मेरे सामने हारना होगा। अगर तुम जीती तो तुम्हें सजा मिलेगी। उन्होंने खेल शुरू किया। एलिस ने हारने की बहुत कोशिश की, पर रानी मूर्ख थी, वो हार गई। अब रानी को बहुत गुस्सा आया। खरगोश और मैड हैटर आगे आए। उन्होंने कहा, एलिस, तुम्हें हमारे राज्य न्यायालय में हाजिर होना होगा। एलिस ने पूछा, क्यों? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रानी ने एलिस पर हीरो के हार की चोरी का आरोप लगाया। खरगोश और मैड हैटर ने कहा, जी हाँ रानी साहिबा, हमने एलिस को हार चुराते हुए देखा है। रानी बोली, एक तो तुमने मेरा हार चुराया और ताश के खेल में भी तुम जानबूझकर जीत गई। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम सब झूठे हो। पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अब एलिस को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से कांप रही थी। अचानक उसका आकार बढ़ना शुरू हुआ। उसने कहा, तुम सब पागल हो, ये पागलों की दुनिया है। मैं तुम सबको मारूंगी। अचानक एलिस को लगा कि कोई उसके हाथ को छू रहा है। उठ जाओ एलिस, उठ जाओ,
घर जाने का समय हो रहा है। उसकी दीदी ने उसे कहा। एलिस अचानक जाग गई और वो समझ गई कि वो तो एक सपना देख रही थी। उसने अपनी दीदी को सपने के बारे में बताया और दोनों बहनें जोर जोर से हंसने लगी। मूर्ख नाई। एक समय की बात है। एक गांव में शंभू नाम का एक कपड़े का व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का नाम उमा था। शंभू धनवान व्यक्ति था। उसका घर बड़ा और सुंदर था। शंभू दयालु था और उमा बुद्धिमान थी। शंभू और उमा गांव वालों को अपने घर बुलाकर उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। उपहार देकर लोगों का स्वागत करते थे। उन्हें अनेक प्रकार का स्वादिष्ट खाना भी खिलाते थे। एक दिन शंभू ने उमा से कहा, देखो, हमारे कितने मित्र और शुभचिंतक हैं। कल अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा हो जाएगा तो ये लोग हमारी मदद करेंगे। शंभू, जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं है। ये लोग हमारा आदर सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि हम बिना किसी उम्मीद के उन्हें खाना खिलाते हैं और उपहार देते हैं। याद रखना, हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ कोई नहीं देगा। ऐसा मत सोचो, ये अच्छे लोग हैं। उमा जानती थी कि शंभू उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। एक दिन शंभू के गोदाम में आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। शंभू ने अपना सब कुछ खो दिया। शंभू को जो लोग कच्ची सामग्री देते थे उनका बहुत सारा पैसा चुकाना था। शंभू अपने सारे दोस्तों के पास मदद मांगने गया, पर सभी ने बहाना बनाकर उसे मना कर दिया और वो लोग उसे टालने भी लगे। क्या हुआ? क्या किसी ने हमारी मदद की? शंभू ने कहा। मेरे सारे दोस्त किसी न किसी चिंता में हैं, इसलिए हमारी मदद नहीं कर पा रहे। उमा जानती थी कि शंभू के दोस्त सिर्फ बहाना बना रहे हैं। वो ये भी जानती थी कि शंभू उस पर विश्वास नहीं करेगा। लोगों के पैसे चुकाने के लिए शंभू को अपना घर, जमीन, सब कुछ बेचना पड़ा। अब शंभू गरीब हो गया। वो और उमा छोटे से घर में रहने लगे। शंभू किसी के खेतों में मजदूरी करके पैसे कमाने लगा। उमा ने भी अपने पति का साथ देने के लिए लोगों के घर खाना बनाना शुरू किया। दोनों बहुत मेहनत करते थे। अब शंभू दुखी रहने लगा। वो समझ गया कि उमा उसके दोस्तों के बारे में बिल्कुल सही कहती थी। वो लोग हमारे घर सिर्फ खाना खाने और उपहार लेने आते थे। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं तुम्हें अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। अब मतलबी लोगों को भूल जाओ, हमें उनकी ज़रूरत नहीं। बहुत जल्द हमारे अच्छे दिन वापस लौट आएंगे। पर शंभू बहुत परेशान था। मैं कितना मूर्ख था। मेरी गलतियों की सज़ा मेरी बेचारी पत्नी भुगत रही है। उसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या करूं? एक दिन शंभू सो रहा था। उसने एक आवाज़ सुनी, शंभू, उठ जाओ। तुम कौन हो? मैं एक साधु हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम एक बुरे समय से गुजर रहे हो। आखिरकार ये बुरा समय खत्म होने वाला है। पर आप मेरी मदद कैसे करेंगे? कल सुबह मैं तुम्हारे दरवाजे पर आऊँगा।
जब मैं घर के अंदर आऊं, तुम लकड़ी लेकर मेरे सर के पिछले हिस्से को छूना। मेरा रूपांतर सोने के सिक्कों में हो जाएगा और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पर एक बात याद रखना, अगर तुमने किसी और साधु को लकड़ी से छुआ तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। अगली सुबह जब शंभू की नींद खुली, वो उस अजीब सपने के बारे में सोच रहा था। उसने अपनी खिड़की से कुछ साधुओं को देखा। मेरे सपने वाला साधु इनमें नहीं है। अचानक उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। उसने दरवाजा खोला। सामने नाई खड़ा था। नाई ने कहा, आपने मुझे बाल काटने बुलाया है। जैसे ही शंभू बाल कटवाने नीचे बैठा, किसी ने दरवाजा खटखटाया। उमा ने दरवाजा खोलकर कहा, साधु है। साधु? अरे जाओ, जल्दी से लकड़ी लेकर आओ। लकड़ी? अरे अब तुम्हें समझाने का समय नहीं है, जल्दी जाओ। बाल कटवाना आधा अधूरा छोड़कर शंभू लकड़ी लेके साधु के पास गया। उसने साधु के सिर के पिछले हिस्से पर लकड़ी से स्पर्श किया और साधु का रूपांतर सोने के सिक्कों में हो गया। इतना सारा सोना! उमा, अब हम गरीब नहीं रहे। खुशी के मारे शंभू ये भी भूल गया कि वो नाई अभी भी उसके घर में है। नाई ने सब देखा। उसने सोचा, ये तो बड़ी आसान बात है, ऐसे तो मैं भी अमीर हो सकता हूँ। अगले दिन नाई साधुओं के निवास स्थल पे गया और उन्हें घर आने का निमंत्रण दिया। साधुओं को आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने नाई पर तरस खाकर निमंत्रण स्वीकार किया। साधु नाई के पीछे उसके घर गए। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर प्रवेश किया, नाई ने दरवाज़ा बंद किया और लकड़ी लेकर साधुओं को मारने लगा। साधु मदद के लिए रोने लगे। गांव के लोगों ने साधुओं के रोने की आवाज़ सुनी। उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर साधुओं को बचाया। नाई के इस बर्ताव से गांव के लोग क्रोधित हो गए और उन्होंने नाई की जम के पिटाई की। शंभू और उमा सब देख रहे थे। उन्हें नाई पर दया आ गई। नाई ने बिना पूरी बात जाने अनुकरण किया। उसने सिर्फ लकड़ी साधु के सिर के पिछले हिस्से को छूते ही सोना बनते देखा था। वो शंभू के सपने के बारे में अनजान था। नाई को उसके बर्ताव की सज़ा मिली। उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। शंभू और उमा खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। बर्फ की रानी। एक समय की बात है। दो दोस्त थे, के और गर्डा। दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके घर के पास एक सुंदर सा बगीचा था। वो बगीचा सुंदर सुंदर फूलों से भरा हुआ था। दोनों दिन भर वहां खेलते रहते थे। एक दिन दोनों ने सोचा, क्यों ना हम भी अपने घर के पीछे ऐसा सुंदर सा बाग बनाएं और तरह तरह के फूल लगाएं। के और गर्डा ने घर के पीछे गुलाब के पौधे लगाए और उनकी देखभाल करने लगे। सर्दी का मौसम आया। जोरों से बर्फ गिर रही थी। गर्डा की दादी ने के को गर्म दूध पीने के लिए घर बुलाया। बर्फ के कारण वो बाहर खेल नहीं पा रहे थे। उन्होंने दादी से कहा, कोई कहानी सुनाओ। दादी ने कहा, आज मैं तुम्हें एक दुष्ट बर्फ की रानी की कहानी सुनाती हूँ, जो उन बर्फ के पहाड़ों के पीछे रहती है। वो बड़ी निर्दयी है।
छोटे बच्चों का अपहरण करती है और उन्हें अपना नौकर बनाती है। मैं तो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। चलो गरडा, बाहर जाकर बर्फ में खेलते हैं। वो दुष्ट बर्फ की रानी जिसके बारे में दादी बता रही थी, उसी समय वहां से गुजर रही थी। उसने के की बात सुनी। ओ, ये बर्फ की रानी को नहीं मानता, तो अब ये मेरे बर्फ के तीरों से जख्मी होगा। जैसे ही के ने दरवाजा खोला, उसकी आंखों में कुछ गया। वो अपनी आंखें साफ करने लगा, तभी उसकी छाती पर कुछ चुभ गया। वो दर्द से रोने लगा और अचानक उसकी आंखों से, हृदय से और मन से सारा प्यार गायब हो गया। क्या हुआ के? तुम ठीक तो हो? के ने कहा, मुझसे दूर रहो और अपना काम करो। और वो घर चला गया। कई दिन बीत गए। के ने गरडा की तरफ देखा ही नहीं। उसने अपने गुलाब के पौधों की तरफ भी नहीं देखा। एक दिन गरडा ने उसे बाहर जाते देखा। गरडा ने उसे रोका और पूछा, तुम ठीक तो हो? जिस लड़की को फूल पसंद हो, मैं उससे दोस्ती नहीं रखना चाहता। ये कहकर वो वहां से चला गया। गरडा भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। गरडा ने देखा एक सुंदर सी स्त्री उससे बात कर रही है, जिसके पास एक बर्फ का रथ था, जिसे सोने से सजाया गया था। के उस रथ में बैठा और वो रथ हवा में उड़ने लगा। बर्फ की रानी के को अपने रथ में बिठाकर अपने महल ले गई। गरडा समझ गई कि वो बर्फ की रानी थी। कई दिन बीत गए। के वापस नहीं आया। अब गरडा को उसकी चिंता होने लगी। गर्मी का मौसम आया। गरडा ने ठान ली कि अब वो खुद जाकर उसे वापस लेकर आएगी। गरडा अपनी दादी से मिली। दादी ने उसे एक जादुई आईना दिया। गरडा सफ़र पर निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद वो एक सुंदर बगीचे में पहुंची, जहां बहुत सारे फूल थे। गरडा ने इतने सुंदर फूल पहली बार देखे थे। गरडा उन फूलों के पास गई, पर उन फूलों में खुशबू ही नहीं थी। गरडा ने उन फूलों को हाथ लगाया और वो चकित हो गई। गरडा के छूते ही फूलों की खुशबू लौट आई थी। अचानक वहां एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वो उस बगीचे की मालकिन थी। उसने गरडा को धन्यवाद दिया। वो दुष्ट बर्फ की रानी फूलों से खुशबू चुरा कर ले गई थी, पर तुम्हारा मन और हृदय इतना साफ है कि तुम्हारे छूते ही मेरे फूलों की खुशबू लौट आई। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैं अपने दोस्त के को ढूंढ रही हूँ। वो बर्फ की रानी उसे ले गई है। वो दुष्ट रानी? बाप रे, तुम जल्दी करो, कहीं वो तुम्हारे दोस्त का हृदय बर्फ के जैसा ठंडा ना कर दे। मेरे बगीचे के सामने एक नदी है। वो नदी तुम्हारी मदद जरूर करेगी। मेरे बगीचे से कुछ फूल ले जाओ, उन्हें अपने दोस्त को दे देना। गरडा नदी के पास जाकर नाव में बैठी। उसने नदी से विनती की, कहा कि वो उसे उसके दोस्त के पास ले जाए। थोड़े समय के बाद नाव एक जहाज के पास जाकर रुक गई। गरडा जहाज के अंदर गई। वहाँ वो समुद्री डाकू लड़की से मिली। ए छोटी लड़की, तुम मेरे जहाज पर कैसे? गरडा ने उसे सारी बात बताई। डाकू लड़की बोली, मेरा कोई दोस्त नहीं है। अगर तुम मेरी दोस्त बनने का वादा करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। गरडा ने उसकी दोस्ती स्वीकार की। डाकू लड़की ने उसे एक लकड़ी का बारहसिंगा दिया और कहा, ये जादुई बारहसिंगा है, ये उड़ सकता है। गरडा ने डाकू लड़की को धन्यवाद कहा और उस जादुई बारहसिंगे पर बैठकर आकाश में उड़ने लगी।
कुछ समय बाद उसे एक चमकीला और सुंदर बर्फ का महल दिखा। गर्डा ने महल के अंदर प्रवेश किया। के कहाँ हो तुम? उसने के को बर्फ से खेलते देखा। गर्डा के की तरफ दौड़ी और उसे गले लगाया, पर के ने जवाब ही नहीं दिया। उसने गर्डा की तरफ ऐसे देखा जैसे कि वो कोई अजनबी हो। अचानक बर्फ की रानी प्रकट हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें बर्फ का पुतला बना दूंगी। गर्डा ने कहा, मैं यहाँ अपने दोस्त को वापस लेने आई हूँ। बर्फ की रानी बोली, मैंने उसका हृदय बर्फ का बना दिया है, अब वो मेरा है। गर्डा ने के को फूल दिए। फूलों को सूंघते ही के की आंखें चमक उठी। उसका हृदय पिघल गया। उसे सब कुछ याद आ गया। उसने खुशी से गर्डा को गले लगा लिया। ये देखकर बर्फ की रानी क्रोधित हो गई। अगर तुम दोनों इस महल से बाहर गए तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी। गर्डा ने उसे दादी का जादुई आईना दिया और कहा, ये जादुई आईना रख लो और हमें जाने दो। इस आईने में देखकर तुम किसी से भी बात कर सकती हो। इससे तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा। और हाँ, तुम जब चाहो के से मिलने आ सकती हो। बर्फ की रानी मान गई। उसने दोनों को जाने दिया। गर्डा और के खुशी खुशी अपने घर लौट आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा।